पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा था और वहाँ पर लास्ट में एक एक्सप्रेशन आया था कि क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम इस तरह से कैलकुलेशन कर लें और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें। इसी को आसान तरीके में साइंटिस्ट गॉस ने बताया कि हमको सुविधा होगी अगर इस स्टेटमेंट का यूज करके क्लोज सरफेस के अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। और उन्होंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, याद रखें ये भी क्लोज सरफेस का ही है क्योंकि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बोला है आपने, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। मतलब अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो टोटल फ्लक्स सीधे अगर चार्ज इनक्लोज Q है डिवाइडेड बाय ε0। अब यहाँ पर जैसे आपके पास एक क्लोज सरफेस की बात करें, है ना, रेगुलर इरेगुलर कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, और बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 है, मान लीजिए कि Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है। तो यहाँ पर Q क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, इसकी बात करते हैं। तो हियर Q इज इक्वल टू, देखिए ये आपका क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर वाली बात करनी है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस के अंदर कौन कौन है, तो Q2 को जोड़ेंगे, नेट टोटल चार्ज है ना, प्लस क्या लिखेंगे, Q3 है, Q5 है, Q6 भी होगा। इसमें एक और चीज़ डिपेंड करेगा, कुछ चार्जेज पॉजिटिव और कुछ चार्जेज नेगेटिव हो सकते हैं। नेट चार्ज की हमको बात करनी है। यहाँ पर हमने Q1, Q4, Q7 नहीं लिया। Q1, Q4, Q7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो क्लोज सरफेस के बाहर है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ओनली, है ना, इनक्लोज्ड, जो क्लोज सरफेस में अंदर बंद है, इनक्लोज्ड चार्जेस की बात करनी है। ओके, याद रखेंगे। और ε0 से तो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं आप। ये ε0 वैल्यू बहुत लोग बता भी रहे होंगे, 854 इंटू 10 का पावर -12। यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका स्टेटमेंट हुआ। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार ही कुछ बातें हम लोग कह सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कोई भी आर्बिट्री क्लोज सरफेस है, एक चार्ज 78 नैनोकूलम का है, दूसरा चार्ज 56 नैनोकूलम माइनस में है, और इसको 78.85 कर लीजिए नैनोकूलम, और ये तीसरा चार्ज 14 नैनोकूलम का है। अब आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, सीधे कोई डिफरेंट कैलकुलेशन नहीं, नेट फ्लक्स के लिए गॉसेस लॉ अप्लाई कीजिए, और गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे तो उसके अनुसार क्या मिलेगा देख लीजिए आप। हमको टोटल चार्ज बाय ε0 करना है। अब टोटल चार्ज देखिए कितना होगा, 56 + 14 70, ये माइनस में है, 78 प्लस में है, तो यहाँ पर Q कितना है, 8.85 नैनोकूलम का मतलब हो गया इंटू 10 का पावर -9, और ε0 का वैल्यू देख लीजिए 8.85 इंटू 10 का पावर -12। कैंसिल कर देंगे आराम से, आपको 10 का पावर 3, और यूनिट फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से मान लीजिए आपको एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए और बात किया जाए। जैसे ये एक सरफेस है, एक और सरफेस यहाँ पर है, इसके अंदर चार्ज Q है, यहाँ पर 2Q है ना, मान लेते हैं।
तो यहाँ पर आपको S2 मान लीजिए सरफेस S1। तो अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है किसके, तो थ्रू S1, ये फाई इज इक्वल टू, देखिए फिर से Q बाय एप्सिलॉन नॉट की बात करनी होगी। तो फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर तो S1 के अंदर केवल Q है, इसीलिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यही S2 के अंदर कैलकुलेट करने की बात कहेंगे तो फाई इज इक्वल टू, देखिए अब S2 के अंदर 2Q भी है और Q भी है, पूरे पेरीफेरी के अंदर है, और क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज लेना है, इसीलिए Q प्लस Q 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट यूज करके आसानी से किसी भी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट हुआ। हाँ, गॉसेस लॉ में जो क्लोज सरफेस हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, उस सरफेस का एक नाम होगा, वो सरफेस का नाम होगा गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के बारे में जैसा कि बोर्ड पे मैंने पहले से लिख के रखा है, ये क्या है, आर्बिट्री क्लोज सरफेस है। आर्बिट्री मतलब जिस तरह का चाहें चूज कर सकते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, हाँ, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ओके, लेकिन चॉइस करने के समय क्लेवर आइडिया, कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर पहला चीज़, अगर ऐसा संभव हो कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो तो अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ मैंने इंटीग्रेशन बनाया था, और इंटीग्रेशन वाले में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा तो आपको केवल सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों फंक्शन है तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी बात, आपने डॉट प्रोडक्ट लिखा था, यानी कॉस थीटा आएगा, तो एंगल के झमेले से बचने के लिए कोशिश ऐसा कीजिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पैरेलल हो जाए, और नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए, यानी एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर हो जाए और नहीं तो पैरेलल हो जाए। वैसे केस में क्या होगा, थीटा या तो 0 और नहीं तो 90, cos 0 1, cos 90 0, तो उससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। और तीसरा, अगर आप गॉसियन सरफेस, गॉसेस लॉ का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि गॉसियन सरफेस अवश्य ही उस पॉइंट से गुजरे जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, ये तो बात हो गई गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट की। बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेटमेंट है, आगे चल के एप्लीकेशंस में पता चलेगा। इसके प्रूफ की भी बात कर लें, है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम आर्बिट्री सरफेस लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि अपनी सुविधा का ध्यान हमेशा फिजिक्स में आपको रखना चाहिए, और इसलिए जब हमको प्रूफ करने के लिए देगा तो हम सिंपल केस में ही प्रूफ करेंगे। क्या है कि एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि ये Q है, और हम इसके कारण एक पॉइंट P, ठीक है, यहाँ पर Q चार्ज पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानते हैं, अगर यहाँ से R डिस्टेंस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आप लिख सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। वेल, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, सुविधा रहेगी। आपको इस पॉइंट P से हो करके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। वो तीनों क्राइटेरिया को देखते हुए अगर ध्यान देंगे तो जो स्फेरिकल सरफेस होगा वो बेस्ट चॉइस होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे सभी जगह का डिस्टेंस इक्वल है, सभी जगह से डिस्टेंस R इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएगा, वो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करते हैं, बताया भी था, पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख लीजिए, उसको पॉजिटिव माना है तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E आपने कर लिया। अब आपको सरफेस एरिया वहीं पे लेना है। आप यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ एरिया ले लीजिए,
ये आपको ds और उसका नॉर्मल उसी डायरेक्शन में होगा, तो ऐसा मिल गया। आप किसी भी पॉइंट पे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही दिखेगा, और इसीलिए सर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके साथ आपने दिखा दिया। अब आइए, है ना, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो मालूम है बाय डेफिनेशन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से ये ऐसा होता है, इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर E ds और cos 0, जैसा मैं बता भी रहा था, हर जगह ds एलिमेंट का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि सेम है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए, cos 0 को 1 रख दीजिए और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E हो गया, सॉरी ds हो गया। तो यहाँ पर अभी आप E तो लिखेंगे और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया कितना 4 पाई, रेडियस r है r²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो फ्लक्स है वो कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। तो E के जगह पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और आगे 4 पाई r² है, इसको लिख लिया। 4 पाई और r² कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू Q/ε0। तो इस तरह से नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, है ना, जिसको आप गाउसियन सरफेस भी बोल सकते थे, कितना मिला, तो Q/ε0। ये तो हमने एक स्पेशल केस में प्रूफ किया, लेकिन रिजल्ट इसका जनरलाइज है, ये हमेशा अप्लीकेबल होगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।